हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं मनोज कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के इस डिजिटल क्लासेस के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रमुख समस्याएं और मुद्दे जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के इस टॉपिक को जो शिक्षा में उदारीकरण के रूप में है उसकी चर्चा करेंगे और उसको हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। हम लोग बात करेंगे लिबरलाइजेशन की, तो ये विश्व स्तर पर जब शिक्षा का उन्नयन जिस रूप में होता है उसको कोई दूसरा देश किस रूप में अपनाता है और हम जिन दूसरे देशों की बातों को, अच्छी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, उनको अपने बच्चों को सिखाने के लिए विद्यालय पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में उसको स्थान देते हैं, तो उसे हम शिक्षा में उदारीकरण का एक रूप कह सकते हैं। लिबरलाइजेशन फर्स्ट केम इन द इकोनॉमिक फील्ड एंड देन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर एरियाज। दिस वाज ईयर 1980। 1980 के दशक में हम लोग कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर उदारीकरण का एक स्वरूप नजर आया और यह उदारीकरण का स्वरूप सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में आया। आर्थिक क्षेत्र का अभिप्राय हमारे अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात आयात और अंतर्राष्ट्रीय गमन आगमन, इन बातों का उनमें विचार भी है, उनमें सामान भी है। इन तरह की बातों में जिस क्रम में आगे बढ़ा उसको हम लोग लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कहते हैं। यह सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ अर्थ है कि जब हम लोग विश्व स्तर पर इस तरह के विचार को जो विश्व स्तर को कवर करे, पूरे भूमंडल पर जो चीज़ प्रसारित हो रही हो उन अच्छी बातों को हम लोग अन्य देशों तक पहुँचाएँ, अन्य देशों में भी उसका लाभ पहुँचे, तो इससे हम इस तरह सेवा और अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप निकल के आता है वह उदारीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन। आइए हम लोग इसके बारे में जानें। तो हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन इज ए प्रोसेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम। यह उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे संसार के लिए फ्री मार्केट सिस्टम या स्वतंत्र बाजार की व्यवस्था करता है। जैसे हम उस बाजार में बहुत आसानी से सबके लिए सब कुछ उपलब्ध हो। इट्स ए प्रोसेस फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ रिलैक्सेशन इन सर्टेन रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। इसमें विभिन्न देशों की सरकारें विभिन्न तरह के छूट प्रदान करती हैं अपने कुछ नीतियों में, अपने कुछ नए कार्यक्रमों में, वो उसे रिफॉर्म करती हैं और नई नई नीतियाँ बनाती हैं कि कैसे 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 वो कि विश्व स्तर पर ये बात आगे बढ़ सके और उनका प्रसार हो सके। लिबरलाइजेशन means removing all unnecessary controls and restrictions like permits, license, quotas, etc. imposed by the government। जब सरकार जो भी अपना सरकारी बातें कि किसी निश्चित क्षेत्र में परमिट लेना देना हो, लाइसेंस देना हो और उसके लिए कोटा निर्धारित हो, उन सब बातों को वो थोड़ा सा कम करता है, उसको उसमें ढिलाई देता है, उसको क्रमिक रूप से छूट प्रदान करता है और इस छूट देने की प्रक्रिया के क्रम ही उदारीकरण का कार्य या विचार आगे बढ़ जाता है। इस क्रम में हम अगर देखें स्टूडेंट्स तो एम ऑफ हम लोग समझेंगे व्हाट इज द एम ऑफ लिबरलाइजेशन। वास्तव में उदारीकरण का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। हम कहें कि टू पुट एंड इन टू दोज रिस्ट्रिक्शंस विच बिकेम हिंड्रेंसेस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन। हम यहाँ उन नीतियों और उन रिफॉर्म्स की बात पहले ही कर चुके, उन नीतियों को हमें फिर से सही करना है। वास्तव में जो
राष्ट्रीय विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उन नीतियों को हम हटाएंगे जिससे हम ज्ञान का, सेवा का ऐसा क्षेत्र अपनाएं जो कि सभी लोगों के लिए सस्ता हो, सरल हो और ब्रॉड लेवल का हो। इसको हम अपनाने के लिए कुछ उन नीतियों को हटाते हैं जिससे हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा हो। द लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इन ए कंट्री, यहाँ किसी भी देश में उस सरकारी जो उसका नियंत्रण है उसको थोड़ा ढीला करना है, लोगों को स्वायत्तता देना है एक क्षेत्र में, जिससे वो आसानी से अपने कार्य को कर सकें, अपने बिजनेस को प्रसारित कर सकें, उसको वो फैला सकें। इट्स अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू एक्सपेंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यहाँ निजी क्षेत्रों की बात आई। यहाँ निजी क्षेत्रों के प्रत्येक क्षेत्र के खिलाड़ियों को, चाहे वो बिजनेस हो, बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो थिंकर्स हों, इकोनॉमिकल थिंकर्स हों, सोशल थिंकर्स हों, पॉलिटिकल थिंकर्स हों या एजुकेशनिस्ट हों, इन सब को ओपन कर देने की बात है। वो विश्व स्तर की ज्ञान को लाएं, अपनाएं और लोगों को आगे तक फैलाएं। यहाँ उन प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से हम अपने देश को एक बूस्टअप कर सकते हैं, उस समाज को आगे बढ़ा ले जा सकते हैं। बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से हम बहुत तेज़ी से अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, उन्हें मजबूती दे सकते हैं। इस क्रम में हम लोग देखें तो लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन की चर्चा करते हैं कि उद्देश्य के बाद हम लोग बात करते हैं अगर उदारीकरण शिक्षा में कैसे लागू होता है। हम लोग इसको लिबरलाइजेशन की जब भी बात आती है तो लोगों के दिमाग में ये बात अमूमन आ जाती है उदारीकरण का भाव, ये जो 1980 से चला, हमारे देश में 1991 में बीबी नरसिम्हा राव से की सरकार के साथ आगे बढ़ा। उदारीकरण की सोच हमारे उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बुद्धिजीविता को प्रदर्शित करने वाला एक नीति कहा जाता है। हम उसको याद कर लेते हैं, बट हम यहाँ बात करते हैं वास्तव में शिक्षा में उदारीकरण कैसे आगे बढ़ा, उसकी चर्चा अगर हम करते हैं। इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन राजीव गांधी टाइम पीरियड। इट्स ए प्रोसेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम। यह ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतंत्र बाजार व्यवस्था को कायम करती है। The current education system in India is based on the level of education and literacy rate as per quality measures lies with lower class countries। यहाँ हम बात अगर करें कि क्या सिनेरियो है इसका, तो हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि हमारे देश में शिक्षा का जो भी साक्षरता का स्तर है, जो भी शिक्षित होने का स्तर है, इसको देखते हुए हम अगर चलें और शिक्षा में गुणवत्ता की बात की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हमारा देश विश्व स्तर पर, चाहे वो यूनेस्को का आंकड़ा हो, चाहे WHO का आंकड़ा हो, हम अगर शिक्षा और सामाजिक उन्नयन की बात करते हैं तो वहाँ हमारा देश उन अफ्रीकी कंट्रीज के साथ दिखाई देता है, उन देशों के साथ दिखाई देता है जो वास्तव में हमारे देश से बहुत कम डेवलप्ड है, जो बहुत नीचे की स्थिति में आते हैं। वहाँ हम लोग अपने आप को देखते हैं कि कहीं न कहीं से हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कहीं न कहीं दिक्कत है, हम कहीं न कहीं इस गुणवत्ता परक शिक्षा देने के क्रम में पीछे रह गए हैं। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि in the context of liberalization, the education policy 2009, educational institutions in India can only be opened by trust or societies and charitable companies। यहाँ ये बात रखी गई कि हमारे देश में उदारीकरण, शिक्षा में उदारीकरण का भाव इस क्रम में आया कि हम निजी क्षेत्रों में उसे देने का सोचे जिससे शिक्षा का तेजी से प्रसार हो, बट वहाँ हम लोगों ने एक ये नियम लगा दिया कि हम यहाँ सोसाइटी या सामाजिक संस्थानों
या चैरिटेबल कंपनीज के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से हम शिक्षा को के कार्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमें नज़र आता है कि अगर सामाजिक संस्थान है, ट्रस्ट हैं, ये इनका भाव, इनका विचार ही सेवा का होता है। तो अगर ये सेवा के कार्य करने वाले लोग शैक्षिक संस्थानों को ओपन करने, उन्हें चलाने और लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए आगे आएंगे, तो वास्तव में बहुत आसानी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो उदारीकरण का जब प्रक्रिया अपनाया गया, या हम कहें कि निजीकरण का भाव जब अपनाया गया, तो वहाँ सीधे तौर पर हम यहाँ ऐसी नीति बना पाए। यह शिक्षा नियम 2009 में के तहत आता है। द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ अलाउड अबाउट 150 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया अंडर ए सर्टेन अरेंजमेंट। इसी के क्रम में हम लोग उच्च स्तर की अगर शिक्षा की बात किए, तो उच्च स्तर की शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि 150 से अधिक विश्वविद्यालयों को कुछ नियमों के तहत उन्हें छूट दी गई कि वो हमारे देश में आके उच्च स्तर के यूनिवर्सिटीज़ या संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनको वो संचालित कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम उदारीकरण को आगे लेके चलते हैं। इस उदारीकरण के इस क्रम में हम लोग देखें कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। इस उदारीकरण को अपनाने के बाद हम लोग इसका कुछ धनात्मक या सकारात्मक परिणाम भी देखते हैं। जैसे दीज will very wide improvement in the field of research that will uplift us financially। यहाँ हम कह सकते हैं अगर उदारीकरण को हम अपनाएंगे तो बहुत तेज़ी से रिसर्च के क्षेत्र में हम विदेशी कंपनियों को, विदेशी संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं और उनके माध्यम से हम नए नए चीज़ें खोज सकते हैं और फाइनेंशियली वित्तीय रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। भारत में ऐसी प्रतिभाएं भी हुई हैं जो खुद से दूसरे देशों में जाके, वो एक लिबरलाइजेशन का ही प्रारूप रहा कि यहाँ का स्टूडेंट्स अगर IITian है तो उसका चयन नासा में हो सकता है। नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका USA की, वहाँ वो जाके अपने रिसर्च के माध्यम से पैसा अर्न करता है, देश में भेज भी देता है। इसी के क्रम में हम कह सकते हैं कि देश में पैसा कमाने के क्रम में भारत, विदेशी पैसा आने के क्रम में भारत पहले स्थान पे आता है। हमारे बाद चीन का नंबर आता है। हम कह सकते हैं कि पैसे को, वित्तीय फाइनेंशियली स्रोत को बढ़ाने के लिए हम विदेशों में भी जा सकते हैं रिसर्च प्रोसेस के क्रम में, और हम अपने देश में भी उन यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं और यहाँ भी हम रिसर्चेज को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये दोनों कार्य बहुत आसानी से उदारीकरण की नीति के तहत हो सकते हैं। ये इस क्रम में हम लोग आगे बढ़े देखते हैं, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज विल मूव टूवर्ड्स मीन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेवा का प्रत्येक क्षेत्र यहाँ एक निश्चित रूप में दिखाई देगा कि वह उद्योग का रूप ग्रहण करता चला जाएगा और वह इकोनॉमिकल रूप से अपलिफ्ट करता जाएगा, वह वृद्धि करता जाएगा। इस क्रम में हम कहें, इंक्रीजिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन। अगर तेजी से इंक्रीजमेंट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ, अगर हम शिक्षा के इन साधनों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाए, अगर आगे बढ़ाते गए तो एक निश्चित समय बाद शिक्षा अपने आप सस्ती हो जाएगी, क्योंकि वो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की बातें, उस तरह की गतिविधि को अपनाना एक आम बात हो जाएगा। जब किसी चीज़ के आम चलन हो जाएगा तो वहाँ शिक्षा के लिए लोगों की डिमांड होगी और लोगों को कमतर एक्सपेंस पर, कमतर दामों पर भी शिक्षा आसानी से मिल पाएगी। इस क्रम में हम लोग अगर आगे देखते हैं स्टूडेंट, तो इस क्रम में प्रमोशन ऑफ फायर कैपिटल इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड थ्रू स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड। यहाँ बहुत तेजी से लोग बाहर गए और मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स किए और बाहर ही वो अपनी जॉब पाए, उन रोजगार के माध्यम से वो बहुत अच्छा पैसा कमाए और उस पैसे के माध्यम से देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दिया और हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हुई। इस क्रम में बहुत तेज़ी से हम लोगों ने आगे अपना ग्रोथ किया है। उदारीकरण का ही एक प्रक्रिया रहा जो इस भारत की पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा सका।
इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्किलफुल ग्रेजुएट फॉर इंडस्ट्री एंड कारपोरेट सेक्टर्स। विभिन्न तरह के कारपोरेट सेक्टर्स के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में तमाम इंजीनियर्स और कार्यालयी विशेषज्ञ हम तैयार कर सकें इन्हीं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के माध्यम से। इट विल मेक ए बूम इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और जब ये स्किलफुल इंजीनियर्स या स्किलफुल पर्सन्स हमारे समाज में आए, तैयार हो सके इन संस्थानों के माध्यम से, इन प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से, इन विदेशी संस्थानों के माध्यम से, हम बहुत तेज़ी से अपने संचार के साधनों को और अपने तकनीकी के साधनों को बूस्टअप दे पाए, और ये तकनीकी का और संचार का क्षेत्र आगे बढ़ सका, और ये वाइस वर्षा के रूप में बहुत तेज़ी से पुनः एक तरह से रोजगार उत्पन्न करने का एक साधन है। आज हम लोग कह सकते हैं कि संचार और तकनीकी के क्षेत्र में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध हैं, और यह इसी क्रम में आगे बढ़ा। उसकी शुरुआत उदारीकरण से ही हो पाई है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ निगेटिव इम्पैक्ट उदारीकरण के भी हैं, कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, हम लोग उसको भी समझ सकते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में भी डाउनवर्ड्स। यहाँ हो सकता है कि हमारे देश का शिक्षा का स्तर इस उदारीकरण की व्यवस्था से नीचे भी गिर जाए, क्योंकि वो हमारे देश के वैल्यू, हमारे देश के मूल्यों, हमारे देश के सामाजिक स्थितियों को बहुत अच्छे से नहीं समझ के चलेंगे। वो अपने एक अगर बिजनेस के प्रारूप में ही आगे बढ़े तो वो हमारे देश के लिए खतरा होगा। कहीं न कहीं वो वहाँ शिक्षा का स्तर भी नहीं कर जाए। द पॉसिबिलिटी ऑफ वैल्यू एजुकेशन में भी डिस्टर्ब। मूल्य शिक्षा भी अस्त व्यस्त होने का यहाँ भय प्राप्त व्याप्त है। इंटेलिजेंसी विल आल्सो भी सफर। यहाँ बुद्धिमत्ता या बुद्धिजीविता भी सीधे तौर पर सफ़र करेगी और उसको कष्ट होगा आगे बढ़ने के लिए। हम कह सकते हैं फॉल्स डिग्रीज एंड फ्रॉड इंस्टीट्यूशंस विल अराइज। अभी लिस्ट आई है यूजीसी के तहत कि ऐसे करीब 34 इंस्टीट्यूशंस की बात किए हैं जो अवैध यूनिवर्सिटीज़ के रूप में कार्य हैं। हम कह सकते हैं इतने बड़े लेवल पे कहीं न कहीं यहाँ हम गवर्नमेंट की नीतियों और गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं इस मुद्दे पे कि कितने संस्थान हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री और फ्रॉड रूप में चला रहे हैं। तो विदेशी या उदारीकरण की इस प्रक्रिया के तहत ही फ्रॉड इंस्टीट्यूशंस का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इनको हम लोग रोकेंगे। लोकल इंस्टीट्यूशन विल विथ लेस कैपिटल डू नॉट कम्पीट। यहाँ स्थानीय जो संस्थान हैं वो इस भयावहता में अपने आप को, इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को कहीं न कहीं पीछे महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। आगे हम क्रम में कहते हैं इंडियन स्टूडेंट फॉल प्रे टू द टेम्पटेशन ऑफ फॉरेन डिग्रीज। कहीं न कहीं भारतीय जनमानस के भी छात्रों की ही बात करें तो वो सीधे तौर पर विदेशी डिग्रियों के चक्कर में, उसके लालच में पड़ के अपने आप को शोषित हो जाते हैं और वहाँ वो उन फ्रॉड डिग्री के झांसे में आ जाते हैं। इस क्रम में हम लोग देखें स्टूडेंट कि आज हम लोगों ने पूरा लिबरलाइजेशन उदारीकरण क्या है, इसके मीन्स और कॉन्सेप्ट समझे, इसका अर्थ और संकल्पना को समझे, इसके उद्देश्य क्या है उसको समझे। लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन क्या है, शिक्षा में उदारीकरण कैसे आगे बढ़ी, इसका धनात्मक इम्पैक्ट समाज पे और इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे देश और समाज पे पड़ रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा। तो आज का टॉपिक यही संपन्न होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।